डिस्कस करेंगे। एचआरए जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट एक पार्ट फॉर्म करता है। एचआरए मीन्स होता है हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए जो होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मिलता है एज अ पार्ट ऑफ अ सैलरी। ये एक टाइप का अलाउंस है जो एम्प्लॉयज़ को मिलता है ताकि वो लोग अपने अगर बाई चांस अगर वो लोग किसी बाहर की सिटी में रह रहे हैं, अगर मुंबई में रह रहे हैं, तो अगर किसी रेंट के हाउस में रह रहे हैं तो वहाँ पे वो लोग रह सकें और वहाँ का जो रेंट है वो पे कर सकें। तो जो एचआरए होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डिडक्शन मिलता है, उसमें डिडक्शन कैलकुलेट किया जाता है और डिडक्शन कैलकुलेट करने के 3 रूल्स हैं। जिसमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो होता है वो हम लोग लेते हैं। फर्स्ट जो रूल है वो है अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव मतलब जो एचआरए हमें कंपनी की तरफ से मिलेगा वो सिंपल हम लोग अगर पर मंथ के बेसिस पे दिया है तो हम लोग उसको पूरा ईयरली लिख लेंगे। जैसे अगर दिया है 1200 पर मंथ तो उसको हम लोग 1200 इंटू 12 कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 14,400। सेकेंड जो रूल है वो है रेंट रिसीव्ड। माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट रिसीव जो होगा वो गिवन होगा क्वेश्चन में, 10% ऑफ सैलरी जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सैलरी का मतलब क्या होता है वो समझ लें। सैलरी का मतलब होता है सैलरी में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है। सिंपल सैलरी नहीं होती है, सैलरी में सैलरी ले लेंगे, डीए ले लेंगे। डीए मीन्स डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। जैसे हम किसी सिटी में बहुत अगर महंगाई है, जैसे मुंबई की सिटी में बहुत महंगाई है, वहाँ पे जो प्राइस रेट है कंपेयर टू नॉर्मल सिटी जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद हो गई, तो वहाँ का जो प्राइस रेट है वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो डीए कंपनी प्रोवाइड करती है तो वो डीएनएस अलाउंस हो जाएगा। ये तब सैलरी में ऐड करेंगे जब इसमें लिखा होगा इफ़ फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सैलरी, पार्ट ऑफ सैलरी। या फिर दो चीज़ एक ये चीज़ लिखी जा सकती है, या फिर सेकेंड पॉइंट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये दो चीज़ अगर क्वेश्चन में लिखी है तो ही हम लोग सैलरी में डीए ऐड करेंगे, नहीं दिए है तो डीए हम लोग नहीं ऐड करते हैं। अगर डीपी दिया हुआ है तो डीपी हम लोग, अगर डीपी दिया है तो डीपी मीन्स होता है डीएनएस पे, ये भी सेम है डीए के अकॉर्डिंग, दोनों डीए और डीपी सेम है। लेकिन अगर डीपी के नाम से दिया रहता है, डीएनएस पे के नाम से दिया रहता है, तो वो उसमें चाहे कंडीशन लिखी हो चाहे ना लिखी हो, लेकिन हम लोग उसको सैलरी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन डीए में क्या है, डीए में जब तक कंडीशन नहीं दी है तब तक ऐड नहीं करेंगे। डीपी में क्या है, अगर कंडीशन नहीं दी है तो भी ऐड कर लेंगे। तो डिफरेंस डीए और डीपी में ये है कि डीए मीन्स होता है डीएनएस अलाउंस, कंडीशन गिवन है तो ही ऐड करेंगे, नहीं गिवन है तो नहीं ऐड करेंगे सैलरी में। डीपी मीन्स होता है डीएनएस पे, कंडीशन दी है कोई दिक्कत नहीं, नहीं दी है लेकिन तब भी हम लोग ऐड कर देते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड हो सकती है, वो है कमीशन। कमीशन कभी कभी नॉर्मल वैल्यूज़ में भी दिया रहता है, कभी कभी फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर मीन्स सेल के दी रहती है, और हमें कहते हैं कि जो कमीशन है वो होगा वो हमारा 10% होगा। तो जो मान लीजिए अगर 10% दिया है ऑफ टर्नओवर निकालना रहता है, तो टर्नओवर वैल्यू आपको दी रहेगी क्वेश्चन में, उसका 10% वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ले रहे वैल्यू, टर्नओवर दिया हुआ है 20,000 का फॉर एग्जाम्पल,
10% और 20,000 इक्वल्स 2,000, ये ले लेंगे। 2,000 वैल्यू हो जाएगी, 2,000 यहाँ पर ऐड कर देंगे सैलरी में। तो सैलरी मीन्स सैलरी लेंगे, डीए कंडीशन गिवन है तो ही लेंगे वरना नहीं लेते हैं। डीपी अगर डीपी दी हुई है तो डीपी में कंडीशन गिवन हो चाहे ना गिवन हो वो, लेकिन वो ऐड हो जाता है सैलरी में जाके, प्लस कमीशन। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला था वो ये था कि अमाउंट जो रिसीव हो रहा है एचआरए कंपनी दी, जो एचआरए कंपनी देगी वो है, जैसे कंपनी एचआरए दी है मान लीजिए 5,000 पर मंथ, तो यहाँ पर फिर से 5,000 इंटू 12 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60,000। यहाँ पर रेंट गिवन, जो रेंट रिसीव्ड होगा हमें माइनस कर लेंगे 10% ऑफ सैलरी। और जो थर्ड रूल हमारा है, थर्ड रूल जो है वो 40% ऑफ सैलरी लेते हैं, और भी हो और 50%। 40% नॉर्मल सिटीज़ में होता है, 50% इसमें DMKC रूल लगता है, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई। अगर जो एम्प्लॉई है इन सिटीज़ में रह रहा है तो रूल क्या लगेगा, DMKC का रूल लगेगा कि अगर दिल्ली मुंबई या फिर कोलकाता चेन्नई में है तो 50% ऑफ सैलरी लेंगे, अगर नहीं है तो 40% ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा DMKC का रूल। अब यहाँ पर 40% है 50% है। ठीक है, तो फर्स्ट जो रूल था अमाउंट रिसीव्ड था, इसमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग पहले इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें से कंपेयर करेंगे तीनों पॉइंट्स। जो लीस्ट वैल्यू होती है, जो लीस्ट वैल्यू होती है प्रीवियस क्लास में बताया था, जो लीस्ट वैल्यू इनकम टैक्स में होती है वो हमेशा एग्जेम्प्ट होती है, लीस्ट वैल्यू इज़ एग्जेम्प्टेड। ठीक है, और जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी इसमें से लीस्ट निकाल लेंगे, अगर ये लीस्ट होगा तो ये ले लेंगे, ये लिया है तो ये, वरना ये ले लेंगे। और जो टोटल वैल्यू हमें एचआरए की दी रहेगी उसमें से हम लोग लीस्ट वैल्यू माइनस कर देंगे, एग्जेम्प्टेड वैल्यू जो होगी वो हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारी टैक्सेबल वैल्यू जो है वो निकल आएगी। ठीक है, एचआरए दिया है, जो एचआरए यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है यही जो होगा यहाँ इसी में माइनस करेंगे हम लोग, कोई और वैल्यू एक्स्ट्रा नहीं गिवन रहती। जो अमाउंट रिसीव्ड है फर्स्ट पॉइंट का वही एचआरए है, और उसमें से इन कंपेयर करेंगे तीनों पॉइंट्स में, जो एग्जेम्प्टेड वैल्यू होगी, जो लीस्ट वैल्यू होगी वो एग्जेम्प्टेड वैल्यू होती है, उसको माइनस कर देंगे और हमारी टैक्सेबल वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, एग्जेम्प्टेड वैल्यू जो होगी अगर बाई चांस यही हो गई, फर्स्ट पॉइंट एचआरए जो दिया है, एचआरए मीन्स ले ले रहे फॉर एग्जाम्पल ले ले रहे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था जैसे 14,400। ठीक है, ये लिया था हम लोग ने, इसकी वैल्यू मान ले रहे 14,400 है। जो सेकंड पॉइंट है इसकी वैल्यू ले ले रहे 20,000, और जो थर्ड पॉइंट है उसकी वैल्यू ले ले रहे कि 30,000 है। ये वैल्यू इसलिए हमने ली है, मतलब ये है कि इसको कैलकुलेट करने के बाद 14,400 आया है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी को सॉल्व करने के बाद, पूरा सॉल्व करने के बाद 20,000 वैल्यू आई है, और 40,000 या फिर 50,000 जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया रहेगा वो परसेंटेज लेके 30,000 वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अब कंपेयर कर रहे हैं तो ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। तो जब कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये 30 है, ये 20 है, ये 14,400 है, तो मीन्स क्या है, सबसे स्मॉल वैल्यू जो है लीस्ट वैल्यू है 14,400। तो एचआरए कितना था हमारा, क्वेश्चन में गिवन कितना था, हमें अमाउंट रिसीव्ड हो रहा था 1,200 पर मंथ, मल्टीप्लाई करा जब हमने 12 से तो आया हमारा 14,400। 14,400 में हम लोग एग्जेम्प्टेड वैल्यू माइनस करते हैं और लीस्ट वैल्यू कौन सी है, लीस्ट वैल्यू है 14,400, तो मतलब वैल्यू क्या आ रही है, नील। मतलब कि जो वैल्यू हमारी होगी, जो टैक्सेबल वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी नील, क्योंकि जितना हमें एचआरए रिसीव हो रहा था उसमें पूरी जो वैल्यू हमें दी थी यहाँ पर, या लीस्ट वाली, यही कंपेयर हमने जो कंपेयर किया यही निकली है, तो जब हमने माइनस किया है तो हमारा नील निकल आया है। ठीक है, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लगा ले रहे हैं।
क्वेश्चन गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ इनकम। क्वेश्चन में पूछ रहा है, एग्जेम्प्टेड पूछ रहा है, मतलब इसमें टैक्सेबल नहीं पूछा है। इसमें क्वेश्चन है, ये फिर से रिपीट कर रही हूँ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA ऑफ राम हु रिसाइड्स इन कानपुर। मतलब एग्जेम्प्टेड पार्ट पूछ रहा है, लेकिन हम आपको दोनों बताएंगे, एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों कैलकुलेट करके हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ गिवन है वो ये हैं। सैलरी दी हुई है पर मंथ के बेसिस पे, जो कि है 18,800 पर मंथ की ये है। फिर HRA गिवन है, HRA जो हमें रिसीव हो रहा है कंपनी की तरफ से, वो दिया हुआ है 2100। और लास्ट पॉइंट है रेंट पेड पर मंथ, ये भी पर मंथ दिया है, तो ये वैल्यू दी हुई है 1500। ये वैल्यू पर मंथ है, पूरे निकालेंगे इंटू 12 करके। ये वैल्यू रिसीव्ड हुई है, ये पर मंथ वैल्यू भी, ये भी दी हुई है, पर मंथ है ये, इसको भी इंटू 12 करेंगे। और ये भी पर मंथ दी हुई है, तो इसको भी इंटू 12 कर लेंगे। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्रॉपर जैसे रूल लिखा जाता है पहले वो लिखेंगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें से फर्स्ट जो रूल है वो है अमाउंट रिसीव्ड, या फिर लिखेंगे HRA रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है हमें, अमाउंट रिसीव हो रहा है 2100 पर मंथ, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2100 इंटू 12, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 23,200। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू 23,200। सॉरी, ये 25 है, 25,200 आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड वैल्यू जो है रूल है, रेंट पेड है, रेंट रिसीव जो हमने पहले बोला था वो स्लिप ऑफ टंग हुआ था, तो वो ये रेंट पेड है। तो रेंट पेड में माइनस कर लेंगे 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड ले लेंगे, कितना है रेंट पेड हमारा 1500 है, इंटू 12 करेंगे इसको, ये देख लें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 30,000 आ जाएगा ये हमारा। फिर माइनस करेंगे इसमें से 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे। अब सैलरी यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ से क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है तो उसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स दिए हैं, सिर्फ सैलरी दी है, HRA दिया है और रेंट पेड है। तो HRA क्योंकि इसमें सिर्फ सैलरी दी हुई तो सिंपल सैलरी लेंगे, लेकिन अगर कोई वैसा नॉर्मल बड़े क्वेश्चंस होते हैं जब पूरे जब 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो सैलरी में सब कुछ दिया रहता है, उसमें अलाउंसेस भी दिए रहते हैं, उसमें DA दिया रहेगा, DP दिया रहेगा, कमीशन दिया रहेगा, तो वो सब जाके सैलरी में जाके इंक्लूड हो जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट स्टेप है, मतलब पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं तो सैलरी दिए हुए है, तो 10% ऑफ सैलरी ले लेंगे। 10% सैलरी यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखें यह आ जाएगा 21,600, 2,16,000। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 2,16,000, इसका 10% निकालेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 21,600। अब हमारा 10% ऑफ सैलरी निकला है 21,600, रेंट पेड निकला है 30,000। जो सेकेंड रूल था जो लिखा था 30,000 माइनस कर लेंगे 21,600, ये वैल्यू जो यहाँ पर आएगी वो लिखेंगे, वैल्यू कितनी है 8,400 की।
अब जो थर्ड पॉइंट, जो लास्ट रूल था, वो रूल था 40% और 50%। तो क्वेश्चन जो है वो, जो एम्प्लॉई है, एक्स एम्प्लॉई जो है, वो रह रहा है कानपुर में। लिखा है क्वेश्चन, ही रिजाइड्स इन कानपुर, रिजाइड्स इन कानपुर। ठीक है, तो कानपुर है तो 40% लेंगे, 50% नहीं लेंगे। 50% इन द केस ऑफ DMKC, तो 40% ऑफ सैलरी ले लेंगे। तो 40% इन 40 इंटू 40% ऑफ 2,16,000। यह आ जाएगा 86,400। ठीक है, अब जो फर्स्ट पॉइंट वैल्यू निकली थी वो थी 25,200 की, सेकंड जो वैल्यू निकली थी वो थी 21,600, और जो थर्ड वैल्यू दी है वो है 86,400। लीस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें? लीस्ट वैल्यू है ये वाली, क्योंकि ये 25,200 है, ये 21,600 है, और ये 86,400 है। ठीक है, तो जो लीस्ट वैल्यू है ये है। तो जो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था एग्जेम्प्टेड वैल्यू, तो एग्जेम्प्टेड वैल्यू मीन्स है, एग्जेम्प्टेड वैल्यू हमारी कितनी होगी? एग्जेम्प्टेड वैल्यू लिख लेंगे 21,600, बस आंसर खत्म यहीं तक। लेकिन क्वेश्चन में पूछा सिर्फ एग्जेम्प्टेड वैल्यू, अगर टैक्सेबल निकालनी होगी तो क्या करेंगे? अगर टैक्सेबल निकालनी होगी तो क्या करेंगे? टैक्सेबल के लिए जो अमाउंट हमें HRA के फॉर्म में रिसीव होता है, ठीक है, जो अमाउंट हमें HRA के फॉर्म में रिसीव होता है वो लिख लेंगे। वो आ जाएगा हमारा 25,200। इसमें से माइनस कर देते हैं लीस्ट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड वैल्यू। एग्जेम्प्टेड वैल्यू जो कि माइनस होके आएगी 21,600, माइनस कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3,600। मतलब 3,600 जो है, जो 3,600 वैल्यू जो है हमारी, ये टैक्सेबल वैल्यू है हमारी। अगर क्वेश्चन में दोनों पूछ लिया गया है, बाई चांस एग्जेम्प्टेड पूछ लिया गया, टैक्सेबल पूछ लिया गया, तो फिर ऐसे कैलकुलेशन होगी। पहले एग्जेम्प्टेड लिख लेंगे प्रॉपर कि 21,600 है, और फिर टैक्सेबल के लिए प्रॉपर फॉर्मूले लगा के लिख लेंगे अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड वैल्यू 25,200 जो थी अमाउंट रिसीव्ड, माइनस कर लेंगे एग्जेम्प्टेड वैल्यू 21,600, माइनस करने के बाद आ जाएगा 3,600 जो कि हो जाएगा टैक्सेबल हमारा। और यही वैल्यू जो होती है जब हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन जब करते हैं तो उसमें जाके ये ऐड हो जाती है। जब हम लोग सैलरी का टोटल, जब टैक्सेबल सैलरी निकालते हैं तो उसमें जो ये वैल्यू है यही हम लोग जाके ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे, दोबारा से बता दे रहे। अमाउंट जो रिसीव होगा वो फर्स्ट रूल है हमारा। इसमें से लीस्ट जो होता है, 3 रूल्स हैं, 3 रूल में जो लीस्ट होता है वो एग्जेम्प्टेड होता है। तो जो फर्स्ट रूल था अमाउंट रिसीव्ड निकाल लिया हमने, हमारा आगे 25,200। सेकेंड पॉइंट था रेंट पेड। रेंट पेड कितना था हमारा? रेंट पेड था 1,500 इंटू 12, आगे 30,000। माइनस करना था इसमें 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी आया हमारा 21,600। और फिर थर्ड रूल जो है वो है हमारा 40% ऑफ सैलरी। 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि ये कानपुर का केस है। ठीक है, अगर ये मुंबई का केस होता तो यहाँ पर हम, जहाँ पर हमने 40 लिखा है यहाँ पे 50 होता, तो यहाँ पे फिर 50% ऑफ 2,16,000 लेते। लेकिन क्योंकि ये कानपुर का केस है तो यहाँ पर सिर्फ 40% लेंगे। 40% ऑफ 2,16,000 निकालेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 86,400। कंपेयर करेंगे जो बॉक्सेस बनाए इसमें जो वैल्यू है, फर्स्ट रूल की वैल्यू जो है वो 25,200 है। सेकेंड रूल की वैल्यू है माइनस नहीं किया है, ये माइनस कर लीजिए इसको, ये आ जाएगा हमारा, अच्छा वहाँ माइनस करते हैं,
माइनस करने के बाद आई थी वैल्यू हमारी 84,000 8400, तो यहाँ पे वैल्यू 8400 माइनस हो गई। सॉरी, ये देखा नहीं हमने, ये इसको माइनस कर लीजिए। ये आ जाएगा 16,800। टैक्सेबल वैल्यू जो है वो हमारी निकली, ये जो वैल्यू निकली थी हमारी 30,000 माइनस कर रहा था उसको मैं, ये ली वैल्यू, तो ये निकला था। तो ये लीस्ट वैल्यू, ये लीस्ट वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है और 86,400 है। तो ये वैल्यू जो है हमने इसमें से माइनस कर दिए, तो हमारा निकला है 16,400। ठीक है, ये टैक्सेबल हो जाएगा हमारा। एग्जेम्प्टेड कौन सा होगा, वो ये एग्जेम्प्टेड होगा। एग्जेम्प्टेड होगा हमारा 8400 और टैक्सेबल होगा हमारा 16,800। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये टॉपिक कवर होगा, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा पॉइंट। एचआरए में क्या था, एचआरए में सिंपल पॉइंट थे जिसमें सैलरी आपने समझ लिया है, सैलरी में क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर रही हैं। सैलरी में सैलरी है, डीए है, डीपी है। डीए मीन्स डीएनएस अलाउंस, कंडीशन गिवन है तो ही ऐड करेंगे वरना नहीं ऐड करेंगे। डीपी के फॉर्म, डीपी के अगर डीपी के फॉर्म में दिया है, अमाउंट दिया हुआ है हमें, तो हम लोग डीपी ऐड कर देंगे विदाउट एनी कंडीशन। हम लोग उसमें कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसको हम लोग सैलरी में जाके ऐड कर देंगे। अगर कमीशन दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अगर परसेंटेज के फॉर्म में दिया है तो सेल भी गिवन होगी क्वेश्चन में, उसका सेल का हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे और जाके वो सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो फिर वो जो सैलरी फॉर्म होगी वो सैलरी यहाँ पे रखते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट में। तो सेकेंड पॉइंट हमारा होता है उसमें रखते हैं, क्योंकि 10% सैलरी मीन्स सिर्फ सिंगल हम लोग सैलरी नहीं लेते हैं। यहाँ पे हम लोग डीए, डीपी जितनी चीज़ इंक्लूड क्वेश्चन में गिवन होंगी वो इंक्लूड होती हैं। एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जो सैलरी होती है हर पॉइंट की अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे ये एचआरए है, तो एचआरए में सिर्फ सैलरी, डीए, डीपी प्लस कमीशन लिया हम लोग ने। लेकिन अगर हम लोग ये दूसरा पॉइंट करें, जैसे रेंट फ्री करते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला जो पार्ट है जिसमें फर्निश्ड हाउस, अनफर्निश्ड हाउस वाला पार्ट आता है, तो उसमें जो सैलरी होती है उसमें सैलरी में बोनस भी इंक्लूड होता है, कमीशन इंक्लूड होता है, अलाउंसेस जितने होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो जो सैलरी है फिक्स नहीं होती सब सारे पॉइंट्स के लिए, वो डिफरेंट रहती हैं। जैसे रेंट फ्री में अलग रहेगी, जब प्रोविडेंट फंड का पार्ट निकालेंगे उसमें अलग रहती है। तो सबकी जो सैलरी का पार्ट है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, वो इसके आगे जो पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर करेंगे दोबारा से। आज क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।